हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है, तो हम इंसुलेशन पढ़ रहे थे। तो इसके दौरान हम सूर्य ताप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे थे। जो विकिरण प्राप्त होता है उसी को सूर्य ताप कहते हैं। और सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सूर्य ताप के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमारे भूतल तक जो सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है, जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वो समान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे वायुमंडल भी है पृथ्वी पर, और इस वायुमंडल की मोटी परत से होकर के सूर्य ताप को गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो सीधा सा बात है, वायुमंडल का प्रभाव सूर्य ताप पर पड़ेगा ही। ठीक है ना। और इसके अलावा सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक, इन सब का भी सूर्य ताप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो एक एक को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। ठीक है, तो पहला है सूर्य ताप की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। सूर्य ताप की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी गोलाकार गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? एक मिनट। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। अब आपको पता है कि इस गोल पृथ्वी पर सूर्य की किरणें क्या सब पर समान कोण पर गिरती है। जैसे यहाँ से सूर्य की किरण आ रही है तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि क्या सभी जगह पर, जैसे इस स्थान पर सूर्य की किरणें जैसे यहाँ पर 90 डिग्री पर गिर रही है, क्या वहाँ पर भी 90 डिग्री पर गिरेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति या पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। तो पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं गिरती है। ठीक है ना। अब भूमध्य रेखा पर ये लंबवत होती है। ये सामान्य नियम के अनुसार देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर ये क्या होती है? लंबवत होती है। समझ गए? भूमध्य रेखा जानते हो ना आप? विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, जो पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा की बात करें तो वहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी होती है? लंबवत होती है, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। परंतु ध्रुवों की ओर आप जाओगे तो किरणों का कोण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, 90, फिर यहाँ 45, 60, है ना। इस प्रकार से क्या होगा? सूर्य की किरणों का कोण कम होता जाएगा। ठीक है, और वे और ज़्यादा तिरछी होती जाएगी। समझ गए आप इस बात को? ठीक है, और किरणों का सापेक्ष तिरछापन में कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, और एक समय ऐसा आता है जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है। ठीक है, और ऐसा भी समय 2 बार आता है साल में जब सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है। तो सूर्य की गति कहाँ होती? कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ ही होती है। हालांकि सूर्य की गति नहीं होती है, पृथ्वी की ही गति होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है साल में कि कर्क रेखा सूर्य के सामने होती है, और एक समय ऐसा आता है जब मकर रेखा सूर्य के सामने होती है। तो इस जो बीच का कटिबंध है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक का बीच का कटिबंध, यहाँ सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, जिस कारण पहली स्थिति में, कौन सी स्थिति में? 21 जून की स्थिति, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उस स्थिति में दक्षिण गोलार्ध में किरणें अधिक तिरछी होती है। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है और ये है कर्क रेखा पर सूर्य चमक रहा है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें कैसी हो रही है? तिरछी होती जा रही है। ठीक है, और साधारणतया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, और जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे तो किरणों का तिरछापन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इससे भी क्या होता है? सूर्य ताप की मात्रा प्रभावित होती है। अब 2 रूपों में प्रभावित होती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 2 नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्रफल पर पड़ती है, जिस कारण
उस स्थान का ताप अधिक हो जाता है। देखिए आप एक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे एक क्या होती है, एक होती है टॉर्च। टॉर्च होती है ना, बैटरी होती है। तो इसको किसी दीवार पर एकदम सीधा फोकस मारिए रात के अंधेरे के समय, तो वहाँ पे ये जो गोल गोल एक डॉट दिखता है ना, वो लगभग इतना दिखेगा। अब क्या करना है, इसी टॉर्च को आप उसी दीवार पर तिरछा मारिए। ठीक है, यही दीवार है, तो वहाँ पर वो जो डॉट दिखता है या जो प्रकाश दिखता है वो इस प्रकार का अंडाकार और बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ दिखाई देगा। जबकि जब आपने बिल्कुल दीवार के सामने ही टॉर्च मारा था तो वहाँ पे वो जो प्रकाश है वो छोटा दिखा था। प्रकाश के जो बिंदु दिखते हैं ना, ऐसे डॉट दिखते हैं ऐसे बड़े बड़े, तो ये कैसे था, छोटा। जबकि जैसे ही तिरछा प्रकाश पड़ता है तो दीवार पर प्रकाश का जो हमें दिखता है, वो जो प्रकाश दिखता है वो कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पृथ्वी पर भी ये नियम लागू होता है कि लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्रफल पर पड़ती है, जिस कारण उस स्थान का तापमान अधिक हो जाता है। जबकि तिरछी किरणें, ठीक है, उतनी तिरछी किरणों की मात्रा उतनी ही है, वो धरातल के अधिक क्षेत्रफल पर पड़ती है, जिससे ऊष्मा क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य की किरण पृथ्वी पर सीधी गिर रही है, बिल्कुल सीधी, भूमध्य रेखा की तरफ लगभग सीधी ही, बिल्कुल सीधी ही गिरती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सूर्य ताप, देखो सूर्य ताप की मात्रा तो उतनी ही है ना, तो क्या होता है कि कम क्षेत्रफल पर पड़ती है। जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें इस क्षेत्रफल पर, कम क्षेत्रफल पर पड़ रही है, जिस कारण इस स्थान विशेष का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर अधिक सूर्य ताप प्राप्त होएगा। जबकि ध्रुवों की तरफ या इस स्थान से विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ना, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ने के कारण सूर्य की किरणें अधिक क्षेत्रफल पर पड़ेगी। देखो बिल्कुल अधिक क्षेत्रफल पर पड़ रही है, जबकि यहाँ पर कम क्षेत्रफल पर पड़ती है, यहाँ अधिक क्षेत्रफल पर पड़ेगी। ठीक है, अधिक क्षेत्रफल पर पड़ने के कारण ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त होती है। समझ गए ना? ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक उदाहरण से देख सकते हैं कि यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है और इस कम क्षेत्रफल पर ही सूर्य की किरणें पड़ रही है। ठीक है, जबकि ये जो इस पॉइंट बी में है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की तिरछी किरणें धरातल के अधिक क्षेत्रफल पर पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा नियम, सीधी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत को पार करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए ना? ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। अब देखना, सूर्य ये है, सूर्य की किरण अगर जिस स्थान पर सीधी पड़ेगी तो वहाँ पर वायुमंडल की इतनी सी परत को ही पार करना पड़ा, पतली परत को। जबकि अगर वो तिरछी पड़ेगी तो देखो वायुमंडल की कितनी मोटी परत को पार करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है और इसके विपरीत तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण ताप की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। और आप इस चित्र से आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस चित्र से देख लीजिए, आप यहाँ चित्र बनाया हुआ है, ये है सन। एक मिनट, ये है सूर्य, सन, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये पृथ्वी का, ये यहाँ पर ये क्या है, वायुमंडल है, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल। अब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है। अब देखो वायुमंडल की पतली परत को पार कर रही है, जबकि तिरछी किरणें वायुमंडल की ज़्यादा मोटी परत को पार करती है। ठीक है, जिस कारण इस जगह पर सूर्यताप कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और इस जगह पे सूर्यताप बढ़ जाता है। अब दूसरा है दिन की अवधि। सीधा सी बात है कि दिन की अवधि ज़्यादा होगी तो सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा, और दिन की अवधि कम होगी तो सूर्यताप कम प्राप्त होगा। ठीक है अगर अन्य दशाएं समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक रहेगी, सूर्यताप की मात्रा भी उतनी अधिक रहेगी, जैसा कि हमने बात कर लिया। पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्र पूरा कर लेती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, अपने कक्षा में 66.5 डिग्री का, कक्षा पर अब 66.5 डिग्री। अब कोई बोलेगा कि सर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अलग है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन अपनी कक्षा में वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात को? ठीक है,
तो वो क्या करती है, 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा कर लेती है, अपना परिभ्रमण पूरा कर लेती है। इसके साथ ही वो साल में एक बार, ठीक है, चक्कर भी लगाती है सूर्य के, समझ गए ना, सूर्य के चारों तरफ भी वो चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी भी अपनी जगह पर स्थिर होती तो वर्तमान स्थिति की विपरीत दशा होती, लेकिन पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आ जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे ये सूर्य है तो यह पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर बिल्कुल वृत्ताकार नहीं लगाती है, ठीक है, बिल्कुल वृत्ताकार नहीं लगाती है, बल्कि एक मिनट, हाँ हट जा, थोड़ा अंडाकार लगाती है। जैसे ये सूर्य है तो सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी ऐसे अंडाकार, तो एक बार तो क्या होती है, पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, एक बार पास आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी झुकी हुई है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना, और अपनी कक्षा में झुकी हुई है, वो आपको बता दिया, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर हमेशा 12-12 घंटे का दिन और रात होता है, ठीक है। इसलिए होता है कि प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटता है। क्या आप प्रकाश वर्ष के बारे में समझते हैं? नहीं समझते हैं तो देखिए, ये पृथ्वी है और सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो इतने हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, ये हिस्सा दिन होगा और इस हिस्से में रात होगी। अब देखो यहाँ पर ये जो बीच वाला जो भाग है ना, ये प्रकाश वृत्त है जो कि इस भूमध्य रेखा को बराबर भागों में काटता है, ठीक है। और सूर्य के उत्तरायण स्थिति के समय भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होगा, यानी सूर्य उत्तर गोलार्ध की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेगा। हालांकि सूर्य को मैंने बता दिया कि सूर्य स्थिर है, हालांकि वो अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन इस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सूर्य को हम एक जगह ही मानेंगे, ठीक है। हाँ, तो जब उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर की दिशा में गमन करता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जैसे ही सूर्य आता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, अब जैसे जैसे उत्तरायण हो रहा है तो यहाँ पर क्या होएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ेगी, जबकि उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, 6 माह का क्या होगा, दिन होगा, प्रारंभ हो जाएगा। जबकि दक्षिणी, इसी समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह की रात प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है और रातों की अवधि कम हो जाती है, ठीक है। अब सूर्य आया दक्षिणायन की स्थिति में भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य आता है। देखो जैसे उत्तरी गोलार्ध में पड़ा था वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी है, तो जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा, स्थिति होगी सूर्य की दक्षिणायन, तो वैसे वैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होगा, या दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि बढ़ेगी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वहाँ 6 महीने का दिन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होता है, बिल्कुल मध्य में होता है, भूमध्य रेखा की तरफ लंबवत होता है और सर्वत्र पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये सूर्य की स्थिति है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। अब आप बोल लो मत कि सूर्य तो छोटा है पृथ्वी से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो ये उत्तरायण के समय सूर्य उत्तर दिशा की तरफ आ गया
और ये कर्क रेखा के ऊपर सूर्य कब होता है? 21 जून को लंबवत होता है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलता है तो वहाँ पे बड़े दिन होते हैं और छोटी रातें होती है। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वही स्थिति अगर उल्टी कर दी जाए, यानी सूर्य का जब दक्षिणायन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जब मकर रेखा पर सूर्य होता है ना, तब सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे गमन करता है तो वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जैसे गमन करता है वैसे दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन होते हैं। 2 दिन ऐसे होते हैं, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर, उसमें पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है बताइए? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और औसत कितनी है? 14.9। ठीक है, तो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। पृथ्वी अंडाकार कक्षा के सहारे या दीर्घवृत्तीय कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, ये हमने आपको बता चुका है। ठीक है, जैसे ये सूर्य है तो ऐसे सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, दीर्घवृत्त में। तो एक समय क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और एक तरफ दूर चली जाती है। ठीक है ना, एक तरफ ज़्यादा नज़दीक मतलब 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है, और जब वो ज़्यादा बहुत अधिक दूरी पर होती है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, तो एक समय नज़दीक होती है सूर्य के और एक समय सूर्य से दूर होती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से क्या होती है? नज़दीक होती है, निकटतम दूरी पर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और उस समय पृथ्वी सूर्य से 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। बिल्कुल ध्यान रखना। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई 3 जनवरी, अब जनवरी के महीने में तो क्या होती है? कितनी ठंड पड़ती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? जनवरी में तो क्या होती है? ठंड पड़ती है। और जबकि आप बोल रहे हो कि सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है 3 जनवरी को, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस समय हम तो देखो भारत में है ना, भारत तो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, और वहाँ से सूर्य की किरणें हम तक तिरछी पड़ती है, इस कारण यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। ठीक है, और ठंड ही रहती है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। और उपसौर बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी को उपसौर होता है और उस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, जबकि इसकी विपरीत स्थिति भी एक होती है, जब क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होती है। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और अपसौर की स्थिति कहाँ होती है? 4 जुलाई को होती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को होती है। और उस समय पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उस समय अधिक ताप प्राप्त होता है, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो न्यूनतम ताप प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता नहीं है, क्योंकि हम तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है तब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो इस समय इस कारण हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। और जब पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होता है सूर्य, तो 4 जुलाई की बात करें तो उस समय गर्मी होनी चाहिए यहाँ पर, सॉरी बहुत ठंड पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होती है। पर याद रखिएगा कि सूर्य की किरणों का तिरछेपन के कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल 7% कम होता है। जैसा होना चाहिए उसका 7% कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य क्या होता है? पृथ्वी के अधिक पास में होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 7% गर्मी अधिक होती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, ये स्थिति आपको समझा दिए हैं। अब है सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है? देखिए, सूर्य पर एक ऐसे छोटे छोटे काले रंग के कुछ धब्बे होते हैं, तो उन्हीं को सौर कलंक कहते हैं। ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है ना, और
ये एक चक्रीय रूप में संपन्न होता है, ये अंतर ध्यान रखिएगा। औसत रूप से एक चक्र 11 वर्ष में पूर्ण होता है, यानी एक सौर कलंक 11 वर्ष में बनना और बिगड़ना ये 11 वर्ष में कंप्लीट होता है। और जैसे सौर कलंक की संख्या अधिक होती जाती है सूर्य पर, उसी प्रकार सूर्यताप की मात्रा भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती है इन सौर कलंकों के अंदर से, ठीक है ना। इस कारण पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा बढ़ जाती है। और जब इन कलंकों की संख्या कम हो जाती है तो सूर्यताप की मात्रा भी कम हो जाती है। हालांकि ये स्वीकार नहीं किया गया है पूरी तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। अब एक 5वां टॉपिक पढ़ते हैं, वायुमंडल का प्रभाव, ठीक है, कि वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है सूर्यताप पर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको समझ में आता ही होगा कि वायुमंडल से होकर के सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है। और क्योंकि ध्रुवों की तरफ वायुमंडल को अधिक मोटी परत को पार करना पड़ता है, ठीक है, सूर्य की किरणों को, और भूमध्य की रेखा की तरफ कम पार करना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ लिया है, फिर भी अब दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करते समय वायुमंडल को ध्यान में नहीं रखा गया था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में इसको पढ़ रहे थे ना, वितरण को प्रभावित करने वाले जो भी कारक पढ़ रहे थे, तो वायुमंडल के प्रभाव को ध्यान में ही नहीं रखा गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की किरणों को वायुमंडल की मोटी पारदर्शी परत से होकर के गुजरना पड़ता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण ये सब कुछ हो जाता है। समझ गए ना? ठीक है, ये हमने पहले समझ लिया था। प्रकीर्णन के अंतर्गत सौर्य की शक्ति का कुछ भाग पारदर्शक वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों और अणुओं के कारण बिखर कर फैल जाता है। समझ गए ना? वायुमंडल में कई सारे ऐसे कण होते हैं, ठीक है, अदृश्य कण होते हैं। उनसे जैसे ही विकिरण टकराती है तो टकराने के पश्चात ये विकिरण या उसका जो प्रकाश है वो सब तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और यह उस समय होता है जब अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से छोटी होती है। जैसे विकिरण तरंगों इतनी है तो अदृश्य कणों का व्यास इतना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकिरण की तरंगे चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। इस तरह लघु तरंगों का विकिरण सबसे ज़्यादा होता है। लघु तरंग मतलब सूर्य से जो तरंगे प्राप्त होती है वो लघु तरंगे ही होती है, और जिस कारण विभिन्न प्रकार के रंगों का आविर्भाव होता है। जैसे आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण ही संभव होता है, ठीक है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से बड़ा होता है, ठीक है, वायुमंडल में कुछ अदृश्य कण होते हैं, उनका व्यास क्या होता है, विकिरण तरंगों से बड़ा होता है, तो विसरित परावर्तन की क्रिया होती है। समझ गए? इस क्रिया के कारण सौरिक शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर के वायुमंडल में लौट जाता है। इस बात को कि विसरित परावर्तन की क्रिया होती है, कब होती है, जब अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों के व्यास से अधिक होता है। जैसे ये अदृश्य तरंगों का व्यास विकिरण तरंगों से क्या है, अधिक है, तो अब क्या होगा कि कुछ भाग परावर्तित होकर वापस से वायुमंडल में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। जबकि कुछ ऐसा कुछ भाग होगा जो वायुमंडल के चारों ओर बिखर जाता है। पृथ्वी की सतह से भी कुछ ताप शक्ति का परावर्तन आकाश में हो जाता है। समझ गए ना? पृथ्वी की सतह से भी कुछ ताप शक्ति का परावर्तन आकाश में हो जाता है। पृथ्वी की सतह से टकराता है किरणें और तापीय ऊर्जा या ताप शक्ति परावर्तित हो जाती है आकाश की ओर, और पृथ्वी के इस परावर्तन के कारण ही चंद्रमा का अंधेरा भाग आसानी से देख पाते हैं। क्या आपने कभी देखा है? जैसे इस प्रकार का आपने चंद्रमा देखा होगा। अब इसके ऊपर आप इस भाग को देख सकते हैं, ये चंद्रमा का अंधेरा वाला भाग है, ये भी हल्का हल्का आपको दिखाई देता होगा। ये कैसे दिखाई देता है? जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर सूर्य की विकिरण आती है और परावर्तित होकर के चली जाती है, और जब परावर्तित इस चंद्रमा के इस भाग पर चल जाती है परावर्तित विकिरण, तो ये हमें दिखाई देता है, ठीक है। और प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण वायुमंडल से कुछ सौरिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, और इसे आकाश का विसरित नीला प्रकाश भी कहा जाता है, अथवा विसरित दिवा प्रकाश की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। और इसी प्रकाश के कारण पूर्ण बदली के दिन, यानी जब बादल होते हैं ना, तो उस दिन किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी हम आसपास में
जो वस्तुएं रखी हुई है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। वो किस कारण होता है? विसरित प्रकाश के कारण होता है। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।